टर्म्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश की है कि आपको इसको इस तरह से बताया गया एक दूसरे से रिलेट करके, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। कैसे मेरा देखो टर्म्स, पहली टर्म्स कौन सी? अपर्चर। अपर्चर MN, स्फीयर का वो पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट MN, ये देख रहे हैं ना MN, आपका वो पार्ट जो आपको क्या कर रहा है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फीयर का ऐसा पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा आपका अपर्चर। अब दूसरी टर्म क्या है आपकी अपर्चर। Hello student, this is Vijender Singh and you are watching my channel V Shiksha makes your study easy। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले हम जो है लाइट का मीनिंग समझते हैं। देखो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चों? लाइट जो है फॉर एनर्जी की एक फॉर्म है एंड मेक्स अस विजिबल टू थिंग्स, जिसके कारण हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा ही क्या करती है, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो ट्रैवल करती है। कैसी ट्रैवल करती है? ऑलवेज बी इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यूज के अंदर जब पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। तो जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है, सबको ही पता था कि लाइट की प्रॉपर्टी की वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन के अंदर जो चलती है, लेकिन उसको रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें वो कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आपने याद रखना है लाइट की प्रॉपर्टी जो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन, आपकी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है और अगर सामने कोई आपका जो है शाइनी सरफेस आ जाए तो क्या होता है कि लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी और वहां से टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाउंस बैक। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। आपकी लाइट गई, शाइनी सरफेस बीच में आया और वहां से टकरा के जो वो बाउंस बैक हुई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन। अब आपकी लाइट गई, स्ट्रेट लाइन में गई और सामने कोई आपका मीडियम आ गया, तो जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो क्या हो जाएगी? वो बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? बैंड। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में आपको? अगर बाउंस बैक करें तो रिफ्लेक्शन और अगर बैंड करें तो रिफ्रैक्शन। चलो सबसे पहले हम जो है रिफ्लेक्शन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जो आपकी लाइट जो है जब वो आपका रिफ्लेक्ट करती है तो उसके कुछ लॉ होते हैं। तो पहला लॉ देखिए, सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, ये प्लेन मिरर है। देखिए ये आपका जो है प्लेन मिरर बन गया है। ये आपका क्या है? प्लेन मिरर। और यहाँ पर कोई सोर्स है, तो मान लीजिए सन सोर्स है। सन से जो एक रे आएगी प्लेन मिरर के ऊपर और इसके सरफेस से टकरा के वापस मुड़ जाएगी। यहाँ से आपकी रे आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद पी पॉइंट से टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो रही है। तो बच्चों जो आपकी सोर्स आर से लाइट आ रही है, जो रे आ रही है, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। कौन सी रे बच्चों? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्शन हुई है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब हम इसके ऊपर जो है जहां पे कांटेक्ट हुई यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आपकी होगी नॉर्मल रे।
तो जो आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके जो लॉ होते हैं, तो पहला लॉ आपका यही रहा। पहला लॉ क्या है आपका? पहला लॉ आपका है कि जो इंसिडेंट रे होती है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, इसको बोलेंगे हम एंगल आर, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट रे ऑलवेज भी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल आपका किसके इक्वल होगा? देखिए, इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, या रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ है कि इंसिडेंट जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा ही आपका एंगल रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रे है जो एंगल बना है, रिफ्लेक्शन एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दूसरा लॉ नंबर 2, देखिए आपकी जो ये रे है, इंसिडेंट रे, आपकी नॉर्मल रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों क्या करती है? आपका कौन सी? इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, ओके, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन। ये आपका दूसरा लॉ है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा जो है एक ही प्लेन के ऊपर जो है, एक ही प्लेन के ऊपर जो है लाइज करेगी। तो ये दोनों आपके जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज है, और ये लॉ जो है आपके हर एक सरफेस के ऊपर, जो आपका शाइनी सरफेस होगा वहाँ पर ये अप्लाई होंगे, चाहे आपका मिरर प्लेन हो, चाहे आपका मिरर स्फेरिकल हो। चलो सबसे पहले हम जरा प्लेन मिरर के देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है वो आपकी कैसी इमेज बनाता है। जो आपका प्लेन मिरर है वो आपकी कैसी इमेजेस बनाता है? ये बच्चों आपका प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है? प्लेन मिरर मतलब जिसका सरफेस जो है स्मूथ हो और प्लेन हो, एक प्लेन की तरह हो। तो प्लेन मिरर जो आपकी इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा? वो आपकी होगी विर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी? विर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो आपकी विर्चुअल इमेज है, तो विर्चुअल इमेज का मतलब होता है इमेजिनरी इमेज। देखिए, विर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। अब आप स्क्रीन को समझिए कि स्क्रीन क्या होती है। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आप एक वॉल के सामने खड़े हो और आपके सामने जो है कोई लाइट का सोर्स है। सपोज कर लीजिए कि सन लाइट का सोर्स है। जो सन से जो आपकी रे आ रही है, उसके कारण क्या बनेगी? आपकी दीवार के ऊपर जो है शैडो बन जाएगी। क्या बनेगी बच्चों? शैडो बन जाएगी। तो दीवार के ऊपर जो शैडो बनी है वो आपकी रियल इमेज है, और आपकी दीवार जो किसका काम कर रही है? स्क्रीन का काम। तो कोई भी चीज़ जो आपकी शैडो बनाए उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रीन। तो विर्चुअल इमेज क्या होती है? स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। जैसे आपका एक प्लेन मिरर है, अब इसके अंदर रे यहाँ पे आई, यहाँ से टकराकर वापस आ रही, तो एज्यूम किया जाता है कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी? वो आपकी प्लेन मिरर के पीछे बनेगी। तो यहाँ पर रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, इमेजिनरी है। हमें सपोज करना पड़ेगा कि वो मिल रही है। तो विर्चुअल का मतलब आप समझ गए कि विर्चुअल का मतलब होता है जो ऐसी इमेजेस जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। और इरेक्ट मीन अपराइट मतलब जैसे आपका ये स्केच ले लीजिए आप, ठीक है। अब अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो इसकी कैप ऊपर की तरफ है, तो मिरर में भी हमें ये ऊपर की तरफ ही दिखाई देगी। इसको कहते हैं हम इरेक्ट। अब प्लेन मिरर की हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्लेन मिरर की जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? देखिए, साइज एंड डिस्टेंस आर सेम। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप मिरर के सामने रखोगे, इसी को ले लेते हैं,
आपने मिरर के सामने रखा तो इसका जितना साइज है मिरर के अंदर भी हमें उतना ही साइज दिखाई देगा। दूसरा, इसका मिरर से जितना डिस्टेंस है मिरर के अंदर भी हमें उतना ही डिस्टेंस दिखाई जाएगा। तो ये जो है ये इसकी प्लेन मिरर की दूसरी प्रॉपर्टी है, साइज एंड डिस्टेंस आर सेम, वो हमेशा ही सेम रहता है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनाई जाएगी वो आपकी क्या होगी, वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। तो ये प्लेन मिरर की जो है लेटरली इन्वर्टेड प्रॉपर्टी होती है। तभी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होती है उसके ऊपर एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है, अगर हम उसको सीधा देखें तो हमें पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब हम उसको मिरर के अंदर देखते हैं तो वह इजीली जो है वो पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी प्लेन मिरर की इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। तो ये बच्चों ये हमने देखी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। चलो अब हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हर चीज़ जो आप पे आगे काम आनी, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो आप समझ गए ना कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या है। हमने दो प्रॉपर्टियाँ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की है जो हमें रिमाइंड करनी है, जो हमें हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। ए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा कि आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और आपकी जो है रिफ्लेक्टेड रे ये क्या करती है, एक ही प्लेन के ऊपर जो है लाइज करती है। चलिए अब हम जरा स्पेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। स्पेरिकल मिरर देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पेरिकल मिरर होंगे वो क्या होंगे। देखो स्पेरिकल मिरर आपके दो तरह के होंगे, एक आपका इस तरह होता है और ये मान लीजिए आपका ये पॉलिश्ड सरफेस है मिरर का, और एक आपका इस तरह से होगा और इसका पॉलिश सरफेस हम इधर को ले लेते हैं, ये आपका पॉलिश सरफेस हो गया। तो बच्चों जो इसको कहेंगे हम कनकेव मिरर, और जो इधर वाला होगा इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो जो स्पेरिकल मिरर है आपके दो तरह के होंगे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इनके बारे में आगे जाने से पहले हम समझ लेते हैं स्पेरिकल मिरर नाम क्या है। स्पेरिकल इसका मतलब ये स्पेयर का पार्ट है। आपका स्पेयर कैसा होगा, सर्कल का 3D फॉर्म। सपोज कर लीजिए आपकी एक बॉल है, तो बॉल कैसी होगी, एक स्पेयर की तरह होगी। तो ये दोनों के दोनों जो मिरर है ये इस स्पेयर का पार्ट है, क्योंकि पूरे सर्कल के ऊपर जो है इमेज नहीं बनती है। तो जो इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा जो लाइट को करेगा उसको ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट। या तो इस तरह से होगा कनकेव मिरर, या फिर जो इस तरह से होगा आपका कन्वेक्स मिरर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा कनकेव मिरर होगा और कौन सा कन्वेक्स मिरर होगा। देखिए ये क्या है, ये किससे बने हैं बच्चों, ये आपके जो है स्पेयर से बने, तो स्पेयर का सेंटर तो होगा ना। तो देखिए इसका सेंटर किसकी तरह, अगर आप इसका सर्कल पूरा करते हो तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना। ये देखिए ये सर्कल पूरा होगा और ये इसका सेंटर आ गया। अब अगर मुझे ये सर्कल पूरा करना है तो ऐसे होगा और ये इसका सेंटर आ गया। तो बच्चों जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस ये ले लीजिए आपका, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया। मान लीजिए कोई रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ से वापस बैंड हो जाएगी, ऐसे करके होगी ना बैंड, ठीक है। तो जिस स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस सेंटर की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर, और जिस सर्कल का रिफ्लेक्टेड सरफेस अब यहाँ से रे ऐसे करके यहाँ रहेगी, यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको आगे सपोज करेंगे तो यहाँ पे मिलेगी। तो ऐसी रे जिसका जो है सेंटर रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऑपोजिट हो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। वैसे तो आपको अगर एक मिरर समझ में आएगा दूसरा आपको इजीली जो है लर्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस सेंटर की तरफ वो आपका कनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस सेंटर बिल्कुल अपोजिट है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर।
अब इसका एक और भी तरीका है, आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए ये कौन सा मिरर है, कनकेव। केव क्या होती है बच्चों, केव एक गुफा होती है। ये देखिए ये गुफा, ये क्या है आपकी एक गुफा। अब आप गुफा में एंटर कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिव सरफेस केव की तरह हो, मतलब गुफा अंदर की तरफ हो, उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। दूसरा आपको ऐसे इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले जो है हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में और अधिक जाने, तो सबसे पहले हमें जो है इनकी टर्म्स के बारे में जानना जरूरी होगा, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टर्म्स, क्योंकि आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको टर्म्स ही मालूम नहीं होगी। तो बच्चों जो आपका स्फेरिकल मिरर है, देयर आर 7 टर्म्स, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। कितनी टर्म्स होगी, 7 टर्म्स। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक मिरर ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने मिरर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड शाइनी सरफेस। तो बच्चों क्या आप अब मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा मिरर होगा, शाबाश। चलो बताइए कि ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव या कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए अब अगर मुझे इसका सर्कल पूरा करना पड़ेगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे होगा ना, इसका मतलब इसका सेंटर इधर की तरफ है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर को है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है। तो ये आपका कौन सा मिरर हुआ, कनकेव मिरर। वेरी गुड, उन बच्चों के लिए जिन्हें ये समझ में आ गया कि कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है। चलिए अब हम जरा टर्म्स के बारे में पढ़े, हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये स्पेयर का कनकेव मिरर का पार्ट है, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, कोई सा भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक ले लीजिए। देखिए जो स्पेयर है इसका ऐसा पार्ट जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ पर इमेज बनेगी, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। और ये रहा आपका MN, स्पेयर का वो रिफ्लेक्टेड पार्ट जिसमें क्या होगा, आपकी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। तो पहली टर्म आपकी क्या है, आपको याद रखना है अपर्चर, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, अपर्चर। तो ये आपका जो है सर्कल का रिफ्लेक्टेड पार्ट अपर्चर, तो ये हमारी पहली टर्म है। अब पहली टर्म आपको समझ में आ गई, चलो अब हम दूसरी टर्म की तरफ चलते हैं। देखिए इस अपर्चर का जो सेंटर होगा, इस अपर्चर का, ये तो आपका स्पेयर का सेंटर है, ये देखिए इस अपर्चर का जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो बच्चों उसको बोलते हैं पोल। किसको बोलते हैं, पोल। जो आपका अपर्चर का सेंटर, जो आपका MN है, MN, इसका जो सेंटर वो क्या है आपका, पोल, और इसको हम डेनोटेट करते हैं P के बीच में। तो ये आपकी दूसरी टर्म होगी। दूसरी टर्म कौन सी होगी आपको, पोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर P से। जैसे मान लीजिए आपका ये अपर्चर है MN, ठीक है, यहाँ से थोड़ा मिटा दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना, MN, और इसका अपर्चर ये होगा MN, कन्वेक्स मिरर का। तो इसका जो सेंटर, इस अपर्चर का सेंटर ये रहा, इट इज पोल, और इसका ये रहा, ये आपका पोल। तो दो टर्म्स आपको समझ में आ गई बच्चों। चलो अब हम जरा तीसरी टर्म की ओर चलते हैं। तो देखिए ये जो आपका अपर्चर किसका पार्ट है, स्पेयर का पार्ट है, और इस स्पेयर के अंदर क्या होगा, सेंटर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, C से। दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, ठीक है। उसको किससे डिनोट किया हमने, C से। तो ये आपकी तीसरी टर्म है। तीसरी टर्म क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं C से। और बच्चों एक बात थोड़ा ध्यान रखिए, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं है, ये स्पेयर का है, ठीक है, क्योंकि स्पेयर का पार्ट है तो एक मिरर का पार्ट नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम डिनोट करते हैं C से। तो आपकी 3 टर्म होगी। चलो चौथी टर्म की ओर चलते हैं। देखिए अगर हम इस C को P से मिला दें, ठीक है, P क्या है, अपर्चर का सेंटर है, और C क्या है, कर्वेचर का सेंटर है, तो जो ही आपका मिलेगा इसको बोलेंगे हम रेडियस। क्या बोलेंगे इसको हम, रेडियस। और ये बच्चों आपकी है चौथी टर्म। कौन सी टर्म है होगी आपकी ये चौथी टर्म, दैट इज रेडियस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर R से। सेंटर और पोल का जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा रेडियस। तो आपकी 4 टर्म होगी, अपर्चर,
पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस। चलो अब हम अगली टर्म की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर आप कोई एक इमेजिनरी लाइन जो आपकी सेंटर और पोल से होकर जाती है खींचते हैं तो इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी जो है फिफ्थ टर्म आ गई। मैं यहां पे लिख लेता हूं फिफ्थ टर्म आपके लिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर और पोल से होकर जा रही है। चलो अब हम जरा सिक्स टर्म की ओर चलते हैं। तो सिक्स टर्म देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए जैसे आपने यहाँ पे देखा ना कि कोई इन्फिनिटी से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही थी तो रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही थी? रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी। तो क्या करेगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे काटेगी दैट इज फोकस। क्या होगा? फोकस। तो आपकी छठी टर्म क्या आ गई? आपकी फोकस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। ध्यान रखिए फोकस आपका जो है सी और पी के बिल्कुल सेंटर में लाइज करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर भी जो इन्फिनिटी से रे आ रही है पैरेलल और इसको काटेगी, फोकस पे काटेगी। तो फोकस आपका कहाँ लाइज करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर में जो फोकस आपका लाइज करता है। और आपकी जो लास्ट टर्म है सेवंथ टर्म, दैट इज अगर आप फोकस को पी से ज्वाइन करते हो तो आपकी वो बन गई फोकल लेंथ। क्या बनेगी बच्चों? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल एफ से। तो ये आपकी जो है फोकल लेंथ होगी। तो बच्चों ये आपकी सातों जो टर्म से आपको होगी, और ये सातों बच्चों ये रही आपकी सातों की सातों टर्म्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश की है कि आपको इसको इस तरह से बताया गया एक दूसरे से रिलेट करके, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। कैसे? जरा देखो टर्म्स। पहली टर्म्स कौन सी है? अपेचर। अपेचर mn, स्पेयर का ओ पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट mn। ये देख रहे हैं ना आप? mn आपका वो पार्ट जो आपको क्या कर रहा है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो स्पेयर का ऐसा पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा? आपका अपेचर। अब दूसरी टर्म क्या है आपकी? अपेचर को देखते ही आपको याद आएगी इसका जो सेंटर है पोल, इसका जो सेंटर है पोल। अब तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पेयर का जो सेंटर होगा इट इज नॉट पार्ट ऑफ द अपेचर। ये अपेचर का पार्ट नहीं है, मिरर का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट है? ये स्पेयर का सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी टर्म इसको आपने इससे मिला दिया, दैट इज तो क्या बन गया? रेडियस। सीपी क्या है आपका? रेडियस। फिफ्थ टर्म प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी इमेजिनरी लाइन है जो आपकी सी और पी से होकर जा रही है वो आपकी इमेजिनरी लाइन क्या बन गया? आपका प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ इज अगर कोई लाइन पैरेलल लाइन जाती है मिरर से स्ट्राइक करेगी तो जब भी वो बैंड होगी तो फोकस से होकर जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर भी काटेगी वो क्या होगा? आपका फोकस। एंड इट इज द सेंटर ऑफ सी एंड पी। ठीक है, ये रेडियस का क्या है? सेंटर। एंड फोर्थ इज फोकल लेंथ। एफ और पी की जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। तो इस तरह से आप को रिलेटेड किया गया, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। अपेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ। हाँ बच्चों एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, आपने देखा था कि जो आपका रेडियस है तो फोकस आपका बिल्कुल सेंटर में, इट्स मीन रेडियस इज इक्वल टू 2f, मतलब 2 फोकल लेंथ के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रेडियस मालूम है तो आप इजीली जो है फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और अगर आपके पास फोकल लेंथ मालूम है तो आप इजीली जो है रेडियस निकाल सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।